BVG वेलनेस। अचानक सीने में तेज दर्द, सांस लेने में तकलीफ, अचानक से ठंडा पसीना आना, चक्कर आना, जी मिचलाना या बेचैनी महसूस होना, ये सब हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। ये लक्षण महिलाओं और पुरुषों में थोड़े अलग भी हो सकते हैं। अगर आपको भी ऐसे लक्षण हैं, तो आज का एपिसोड आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि आज बीवीजी वेलनेस की हार्ट केयर सीरीज में हम बात करेंगे हार्ट अटैक की। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं आपकी होस्ट और दोस्त वर्षा दुबे आप सभी का हमारे शो बीवीजी वेलनेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बीवीजी वेलनेस की हार्ट केयर सीरीज में आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक की। आखिर हार्ट अटैक होता क्यों है, इसके कारण क्या क्या हैं और क्या इसके लक्षण हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि हार्ट अटैक को ट्रीट कैसे किया जा सकता है। आज इन्हीं सभी विषयों पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीवीजी लाइफ साइंसेज एंड लिमिटेड की ही एक एक्सपर्ट डॉक्टर अर्चना शिंदे। बीवीजी लाइफ साइंसेज एक ऐसी आधुनिक संस्था है जिसके चुनिंदा साइंटिस्ट और डॉक्टर्स अपनी रिसर्च के आधार पर आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण होने वाली समस्याएं, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, एस्थमा, लीवर प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन, हेयर फॉल से निपटने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स का निर्माण कर रहे हैं जो ह्यूमन लाइफ को साधारण से बेहतर और बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। उन्हीं चुनिंदा एक्सपर्ट्स में से एक बहुत ही प्रतिभाशाली भारत विकास ग्रुप यानी बीवीजी के वेलनेस क्लिनिक की कंसल्टेंट हैं डॉक्टर अर्चना शिंदे। आपने आयुर्वेद में स्नातकोत्तर किया है और साथ ही आपने आयुर्वेद में PhD की उपाधि हासिल की है। स्कोपस, वेब ऑफ साइंसेज जैसी विभिन्न उच्च अनुक्रमित पत्रिकाओं में आपके कई वैज्ञानिक शोध लेख और शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। आप इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेद, ग्लोबल आयुर्वेद एकेडमी संयुक्त राज्य अमेरिका की आजीवन सदस्य हैं। आप बीवीजी के माध्यम से लोगों की स्वास्थ्य सेवा में लगी हुई हैं। डॉक्टर अर्चना, आज आपका बीवीजी वेलनेस के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद वर्षा। तो मैम, आज के हमारे बीवीजी वेलनेस की हार्ट केयर सीरीज में हम बात करने वाले हैं हार्ट अटैक की। जी। तो सबसे पहले तो मैम मेरा एक ही सवाल है आपसे कि अक्सर सीने में दर्द या सांस लेने में परेशानी होना, बहुत से ऐसे लोग हैं उनको लगता है कि हार्ट अटैक का ही सिम्टम है। राइट। तो क्या सीने में दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ होना, क्या ये हार्ट अटैक का ही सिम्टम है या इसके और कुछ भी कारण हो सकते हैं? सीने में दर्द होना या सांस फूलना ये सिर्फ हार्ट अटैक से ही रिलेटेड सिम्टम है ऐसा नहीं है, इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर हम डिटेल में ये चर्चा करेंगे तो ये हमारी जनता के लिए, हमारे दर्शकों के लिए ये ज्यादा आसानी होगी उन्हें समझने के लिए कि हमेशा जो सीने में दर्द होता है इसका मतलब ये हार्ट से ही रिलेटेड है, ये समझ के डर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो देखिए क्या होता है, चेस्ट में पेन, हमारा जो अपर बॉडी है, चेस्ट एरिया, वहां पे है दोनों साइड में फेफड़े, उसके नीचे होता है पसलियां, हड्डियां होती है, जिसके बीच में हमारा हार्ट होता है, उसी के बीच में हमारा फूड पाइप होता है, एक रेस्पिरेटरी पाइप होता है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जहाँ पे बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स रहते हैं। तो बहुत बार ऐसे होता है कि अगर आपको खांसी है या आपके लंग्स में इन्फेक्शन है तब भी आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। अगर आपको एसिडिटी हो रही है, आपको अगर पित्त की तकलीफ हो रही है, आपका अगर इंडाइजेशन है, वहां पे आपको हार्ट बर्न होता है या सबस्टर्नल पेन, जिसे हम दो रीढ़ की हड्डियों में पेन बोलते हैं। तो बहुत बार ये होता है कि वहां पे पेन हुआ मतलब लोगों को लगता है कि ये हार्ट से रिलेटेड पेन है। बहुत बार मसल पेन होता है, कोई कसरत करते हैं, रेगुलर कसरत करने वाले इंसान या जिम गोअर्स, जिनको अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो या न्यूट्रिशन प्रॉपर ना मिले तो मसल फटीग आके वहां पे भी मसल पेन हो सकता है। लोकल ट्रॉमा, अगर किसी को कुछ लग गया है उसके बाद भी आपको चेस्ट में या फिर वो एरिया में पेन हो सकता है। उसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में हमारा एक स्प्लीन करके ऑर्गन है जो कि ब्लड बनाता है, वहां पे कभी अगर इन्फेक्शन हुआ था वहां का भी रेफर्ड पेन आपको लेफ्ट साइड के चेस्ट में हो सकता है। तो दैट कैन ऑल्सो बी अ चेस्ट पेन, बट दैट इज, उसका जो ओरिजिन है वो हार्ट से रिलेटेड नहीं है। तो हमें ये डिफरेंशिएट करना होता है, जो कि दर्शकों को ये या नॉर्मल पेशेंट को ये डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है कि ये पेन हार्ट का है या और कोई डिसीज का है। लेकिन जब पेशेंट हमारे पास आता है तो जब हम लोग पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री में हम जब 10-5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं,
वो रिलेटेड, तो हम रूल आउट करते हैं कि ये पेन का ओरिजिन किस डिसीज के कारण है या किस कारण, कौन से अवयव है जिसके कारण ये पेन हो रहा है। तो ये इसका रूल आउट करना, ये चेस्ट पेन जब भी होता है या सांस फूलना, अस्थमा में सांस फूलती है, बहुत पेशेंट्स को ये रहता है कि अस्थमा की बीमारी है या उनको एलर्जिक राइनाइटिस होता है, तब भी उनकी सांस फूलती है। तो ये बहुत कॉमन है। ओबेसिटी, जो इंसान बहुत मोटा है उनको चलने पे सांस फूलती है, दिक्कत होती है। तो ये सब जो कारण है, ये हमेशा ये नहीं है कि ये आपको हार्ट से रिलेटेड ही होगा। जब हमारे पास पेशेंट आता है, हम जब ये रूल आउट करते हैं तो हम ये एक पक्का निदान कर सकते हैं कि नहीं, ये हार्ट रिलेटेड है या कोई डिसीज है जिसके कारण पेशेंट को सांस फूल रही है या चेस्ट में पेन होता है। बिल्कुल। तो मैम, क्या पेशेंट खुद घर में आइडेंटिफाई कर सकता है कि क्या ये उसका पेन जो है, चेस्ट पेन, वो हार्ट अटैक का ही है या किसी और कारण की वजह से है? बहुत सिंपल थिंग है, अगर वो ऑब्जर्व करेंगे तो हम ये रूल आउट घर पे भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए डर एक चीज ऐसी इतनी बड़ी चीज है हार्ट से रिलेटेड कि लोग डर जाते हैं और फिर बहुत इजीली जो चीजें हमें जाननी चाहिए वो कहीं पे उससे दूर रहते हैं। तो अगर कोई दूसरे डिसीज के कारण अगर हार्ट में पेन हो रहा है या बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर एसिडिटी है तो उसमें जो पेन होता है वो कुछ देर के लिए रहता है और वो सबसाइड हो जाता है, वो टाइम बिंग सबसाइड हो जाता है। अगर आपको लगा है ट्रॉमा की हिस्ट्री है, वहां पे जो पेन होता है, अगर आप मसल रिलैक्सेंट कुछ दवाई खाते हो वो दर्द चला जाता है। इसी के साथ में अगर स्प्लीन का दर्द, स्प्लीन से उभरा हुआ अगर पेन है, वो वहां की अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो उससे वो दर्द चला जाता है। बिल्कुल। लेकिन अगर हार्ट अटैक है, अगर वो बार बार आपको कुछ दवा खाने के बाद कम हो रहा है लेकिन फिर से अगर वो दर्द महसूस होता है और ये दर्द जो पहली बार हुआ अगर उससे कहीं ज्यादा बढ़ते हुए नजर आता है, तो ये जरूरी है कि ये वो पेशेंट को भी अवेयर रहना बहुत जरूरी है कि शायद हो सकता है ये जो पेन हो रहा है ये हार्ट से ओरिजिन हो रहा है, और तुरंत आपको आपके फैमिली फिजिशियन को या आपके कार्डियोलॉजिस्ट को इसका रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो इस तरीके से हम लोग घर पे भी अगर माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ये पेन जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है, इस सब्जेक्ट पे अवेयरनेस होना हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। तो मैम, मेरा एक और सवाल है आपसे कि जो हार्ट अटैक होता है उसके मेन कारण क्या होते हैं? हार्ट अटैक बेसिकली एक दिन में होने वाली ये बीमारी है नहीं, इसके बहुत सारे कारण है जो कि ये कारण डेवलप होते होते कहीं पे ये एक एक्सट्रीम लेवल आपके हार्ट में डिफॉर्मिटी डेवलप करता है और जिससे हार्ट अटैक होता है। तो इसके मुख्यतः जो कारण है वो एक तो चेंजिंग लाइफस्टाइल, सबसे पहले कि आपका खान पान कैसा है। अगर आप हेवी फैट कंजम्पशन कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉन वेज कंज्यूमर हो और आप रेड मीट का ज्यादा सेवन करते हो, या आप फैटी चीजें जैसे कि चीज है, बटर है, बर्गर है, ये चीजें ज्यादा सेवन करते हो, या घी जो बफेलो का जो घी होता है उसमें चिकनाई ज्यादा होती है, कोलेस्ट्रॉल का जो प्रमाण होता है वो ज्यादा होता है, अगर आप उसका सेवन ज्यादा करते हो। इसी तरीके से अगर आप स्मोकिंग ज्यादा करते हो, क्योंकि बहुत अभी स्मोकिंग इतनी आम हो गई है लोगों में, इसका इतना फैट बढ़ गया है, तो स्मोक अगर आप लॉन्ग टर्म तक करते हो तो कहीं ना कहीं ये आपके हार्ट की जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स, यहाँ पे ये नुकसान करने वाली चीज है। इसी तरीके से अल्कोहल कंजम्पशन, अगर आप ज्यादा प्रमाण में ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करते हो, डेली कंजम्पशन कर रहे हो, जो कि आपके शरीर के वेट के हिसाब से जितना चाहिए उससे बहुत ज्यादा प्रमाण में हो रहा है। इसी तरीके से अगर आपका जो वर्किंग स्टाइल है वो अगर पैटर्न ठीक नहीं है, जिसमें कि आपका खाने का टाइम बराबर नहीं है, आपके सोने का टाइम मेंटेन नहीं है, आपको काम के कारण अगर आपको 6 घंटे की जो डेली स्लीप इंपॉर्टेंट है अगर वो नहीं मिल रहे, आपकी ड्यूटीज अगर शिफ्ट ड्यूटीज है जहाँ पे आपका बॉडी क्लॉक पूरा डिस्टर्ब हो जा रहा है, इंडाइजेशन होता है जिससे, और ये सब छोटी छोटी चीजें कहीं ना कहीं जाके आपकी जो ब्लड हार्ट की जो ब्लड वेसल्स होती है, जो आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक पहुंचाती है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से पूरे शरीर में पहुंचाती है, वो ब्लड वेसल्स में कहीं ना कहीं जाके आपको वो आर्टरीज थिक हो जाती है। इसी तरीके से आजकल कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी हो रही है जिसमें पेशेंट को
रेडिएशन बहुत दिन तक चलता है, 30-30 60-60 रेडिएशन लेना पड़ता है। तो वो जो रेडिएशन होता है, वो रेडिएशन भी आपके ब्लड की जो आर्टरीज होती है, ब्लड वेसल्स की जो आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, उनमें काफी थिकनेस डेवलप करती है, जिसे हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस करते हैं। बहुत सारे दवाइयां हैं जो जिनका साइड इफेक्ट, अगर आप लॉन्ग टर्म तक वो दवाइयों का सेवन करोगे तो उससे आपकी ब्लड वेसल्स पे दुष्परिणाम होके वहां पे थिकनेस डेवलप होती है। हार्ट अटैक होने का ओरिजिन ये है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो थिकनेस डेवलप होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि आपके हार्ट को मिलना चाहिए वो प्रमाण में, जो सही प्रमाण है वो प्रमाण में ना मिलने के कारण वहां पे हाइपोक्सिया, जो कि लैक ऑफ ऑक्सीजन जिसे हम लोग मेडिकल टर्म में करते हैं, हाइपोक्सिया होके वहां पे जो ब्लड वेसल होती है, जहाँ पे एक कोलेस्ट्रॉल का या फैट का एक क्लॉट डेवलप हो जाता है, जिसे हम लोग प्लेग कहते हैं। तो अगर वो प्लेग डेवलप हुआ, वहां पे स्वेलिंग आके अगर वो ब्रेक हो जाता है तो बॉडी में उसको शॉक लगता है, शॉक डेवलप हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट की मृत्यु होती है। तो बहुत बार ये होता है कि अगर ऐसी कंडीशन में अगर आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट जितने जल्दी मिले, हो सकता है कि वो जब ये आर्टरी फटती है तो जो ब्लड का क्लॉट या जहाँ पे ब्लीडिंग होता है, वहां पे वो मसल जो होती है, जहाँ पे ब्लीडिंग जो ब्लड सप्लाई हो रहा है, वो मसल में इंजुरी होने के कारण वहां पे वो मसल डेथ हो जाती है। अगर वो मसल डेथ हो गई तो फिर वो आपकी जान के लिए बहुत बड़ी जानलेवा हो सकता है। लेकिन वही अगर आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट जल्दी मिले तो हो सकता है कि ये जो हानि हो रही है ये कहीं ना कहीं हम लोग अरेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे छोटे छोटे कारण हैं जो कि आपको लॉन्ग टर्म तक उसका असर आपके शरीर पे होके हार्ट अटैक एक फाइनल वी कैन से इट इज अ फाइनल प्रेजेंटेशन जो कि पेशेंट या मरीज को ये होता है। कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई भी सिम्टम दिखता है हार्ट से रिलेटेड तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तुरंत चेकअप कराना चाहिए ताकि आप हार्ट अटैक से बच सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम हार्ट अटैक के लक्षण क्या क्या होते हैं, मतलब कैसे एक नॉर्मल व्यक्ति ये आइडेंटिफाई करे कि उसका नॉर्मल चेस्ट पेन जो है वो नॉर्मल चेस्ट पेन नहीं है, वो हार्ट अटैक वाला चेस्ट पेन है। जैसे कि मैंने बताया चेस्ट पेन ये बहुत सारे डिसीज में हो सकता है, बहुत सारे कारण है चेस्ट पेन के। ये नहीं है कि हर बार आपको चेस्ट पेन हो रहा है मतलब वो हार्ट से रिलेटेड है, लेकिन उसमें भी अगर हार्ट से रिलेटेड है ये समझने के लिए हमें ये जरूरी है जानने के लिए कि पेशेंट को तकलीफ क्या होती है। बहुत बार कोई पेशेंट को जब ये हार्ट के अटैक के जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं, फीमेल्स में मेल्स में सेम होते हैं, लेकिन फीमेल्स में थोड़ा कुछ चेंजेस होते हैं। तो जब ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो कोई पेशेंट्स में सडन पेन आप पेशेंट महसूस करेगा, सडन, और वो भी बहुत जो कि सहन नहीं हो सकता, ऐसा असहनीय चेस्ट पेन पेशेंट को महसूस होगा। बहुत बार ऐसे होते हैं कोई पेशेंट में पेन ग्रेजुअली डेवलप होता है जो कि 2 दिन तक रहता है। वो पेन फिर बढ़ते बढ़ते आपको चेस्ट में होगा, वो पेन बढ़ते बढ़ते आपके अपर शोल्डर में, लेफ्ट साइड के आपके आर्म्स में, आपके लोअर जॉ में, इवन आपके ईयर तक, बहुत बार आंखों तक भी ये पेन डेवलप होते जाता है। तो ग्रेजुअली कोई पेशेंट्स में ये पेन डेवलप होता है और आप सादा एक पेन किलर खाने के बावजूद आपको ये पेन फिर से महसूस होगा, क्योंकि ये पेन किलर से ये जो ब्लॉकेज डेवलप हुआ है वो तो ठीक नहीं होने वाला। तो एक टाइम बिंग आपको पेन रिलीव होगा, लेकिन कुछ देर बाद सेम सिम्टम रिपीटेटिव पेन डेवलप होगा। दूसरी चीज स्वेटिंग, कोल्ड स्वेटिंग जिसको बोलते हैं कि पूरा गीला हो जाएगा इंसान बैठे बैठे भी, ना गर्मियों में, ठंडी में भी कसरत भी नहीं की है, बैठा हुआ है इंसान, फिर भी उनको पूरा स्वेटिंग हुआ है। तो कोल्ड स्वेटिंग जिसे हम लोग बोलते हैं। पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझता नहीं है कुछ, या ओरिएंटेड रहता नहीं है, कॉन्शियस नहीं रहता है। बहुत बार पेशेंट को वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन होता है, क्योंकि हमारा जो फूड बैग है वो भी पास में है। तो ये शॉक के कारण सभी चीजों में डिस्टर्बेंस डेवलप होके पेशेंट को कभी कभी वॉमिटिंग भी हो जाती है। देन ब्रेथलेसनेस, उसको सांस फूलने की तकलीफ होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे 2-3 लक्षण हैं जो हार्ट की अटैक की तरफ हम लोग इशारा करते हैं। फीमेल्स में अगर देखोगे तो मोस्टली फीमेल्स में जब हार्ट अटैक होता है तो ऑल ऑफ अ सडन कार्डियक पेन होता नहीं है। बेसिकली उनमें ग्रेजुअल डेवलप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यूजुअली फीमेल्स में जो हार्मोन्स होते हैं
जो हमारे इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये जो हार्मोन्स होते हैं, दे आर अ वेरी गुड फाइटर, और वो हमारे शरीर के एक रक्षक करके काम करते हैं। बहुत बार फीमेल्स में ये हार्मोन्स के कारण जो मेटाबॉलिक डिसीजेस है वो अवॉइड करने के लिए ये हार्मोन्स बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। लेकिन फिर भी आजकल जो लाइफस्टाइल चेंजेस है या हेरिडिटरी है, बिल्कुल, या अदर कोई डिसीज जैसे डायबिटिक पेशेंट है, ओबेस पेशेंट है, फीमेल्स में ओबेसिटी बहुत कॉमन है। और जब फीमेल्स आप रिप्रोडक्टिव एज में होती है या डिलीवरी के बाद यूजुअली, या फिर मेनोपोज में 45 के बाद फीमेल्स का वेट गेन ज्यादा होता है क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। ऐसे इसमें फिर पेशेंट वो फीमेल्स में हार्ट के रिलेटेड इश्यूज डेवलप हो सकते हैं। दूसरी चीज है स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जो कि आपको हार्ट रिलेटेड पैथोलॉजीज डेवलप करने के लिए एक हेल्पफुल कारण माना गया है। तो इस तरीके से फीमेल्स में अगर हम लोग लक्षण देखेंगे तो कोल्ड स्वेट रहेगा पेशेंट को, उसको चेस्ट पेन माइल्ड रहेगा जो कि थोड़ा थोड़ा कम भी हो जाता है, बढ़ता है कम होता है, इस तरीके से होता है। उनको भी वॉमिटिंग जैसी सेंसेशन रहेगी। इसी तरह पेशेंट को बहुत हल्का और बहुत ही ज्यादा थकावट महसूस होगी जो कि बिना एक्सर्शन के होने वाली थकावट है। तो इस तरीके से मेल और फीमेल में जब हार्ट अटैक के कुछ लक्षण डेवलप होते हैं तो इस तरीके से वो सूचित करते हैं। मतलब मेल और फीमेल्स में कुछ कुछ डिफरेंशिएटर्स हैं, हो सकते हैं, हो सकते हैं कुछ कुछ सिचुएशंस में। जी बिल्कुल। दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपके मन में भी हार्ट अटैक से संबंधित कोई सवाल है, यदि कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो मैम, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हार्ट अटैक से बचाव जो है, थोड़ा ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो उसका जो बचाव है वो कैसे किया जा सकता है? हार्ट अटैक का बचाव करने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हेल्दी लाइफस्टाइल का एडॉप्टेशन करना। ये आजकल मेट्रोपॉलिटन कल्चर या पीयर प्रेशर, जो कंपटीशन का जो वर्ल्ड है, इसमें एडल्ट्स तो क्या, बच्चों में भी ये इतना पीयर प्रेशर डेवलप हुआ है, इतना स्ट्रेस डेवलप हुआ है कि यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल एवरीवेयर। आपको एक अव्वल दर्जे का स्थान मिलना हर एक को जरूरी है। रैट रेस हो गई है स्कूल में, कॉलेजेस में, इवन आपके वर्क प्लेसेस में। तो ये सब कहीं ना कहीं जाके आपके हेल्थ पे साइड इफेक्ट्स बोल रहे हो, या इसका एक कुछ ना कहीं जाके इफेक्ट भी हो रहा है जो कि पता नहीं चलता है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे, अगर आप प्रिवेलेंस रेट देखोगे, तो हार्ट का वर्ल्ड का जो हमारा ह्यूमन पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन है, जिसमें अगर हार्ट के कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेस के पेशेंट अगर आप देखोगे तो वो 620 मिलियन पेशेंट्स ऑल ओवर वर्ल्ड हार्ट रिलेटेड जो कार्डियोवेस्कुलर डिसीज है वो रिलेटेड है। इसी तरीके से अगर आप इंडिया का सिनेरियो देखोगे तो 1919 में जो जितने डेथ हुए थे कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेस से, जो डेथ हुए थे वो 2.2 मिलियन थे, जो कि 1920 में, मतलब एक 15 से 20 साल बाद उसकी जो, अगर आप उसकी जो संख्या देखोगे तो वो 4.47 मिलियन, मतलब ये दुगनी हो गई। सो इसका यही एक इंडिकेट करता है कि इतने रैपिडली ये बढ़ रहा है शरीर पे, कहीं ना कहीं ये आपका जो लाइफस्टाइल है ये कहीं ना कहीं आपको असर हो रहा है या उसका दुष्परिणाम हो रहा है। तो जब हम लोग चिकित्सा की बात करते हैं या कैसे बचे इसके लिए, तो बहुत सिंपल चीज है कि आपको पीस ऑफ माइंड आपका मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। आपकी हेल्दी इन्वायरमेंट, जो फैमिली इन्वायरमेंट है या फ्रेंड्स इन्वायरमेंट है, वो हैप्पी हेल्दी रहना चाहिए, ना कि इसमें बहुत स्ट्रेसफुल कुछ सिचुएशंस रहनी चाहिए। बहुत बार आजकल अगर जनरल, ये तो डॉक्टर ही बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जनरली अगर देखते हैं तो हैप्पी मैरिजेस नहीं है, कॉम्पिटिशन्स है स्कूल में, बहुत अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, फ्रेंडशिप जो हेल्दी हम लोग बचपन में जो फ्रेंडशिप रहती थी वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये आपके शरीर पे भी हानि करने वाली चीजें। हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन रखिए। आपकी जो कला है, अगर आप कुछ पैशन रखते हैं खेलने के लिए या कुछ पेंटिंग या सिंगिंग, जो कुछ एक साइड हॉबी जो आपको अच्छी लगे, उसमें आपने थोड़ा सा आपका समय उसमें व्यतीत कीजिए, जो कि आपको एक सुकून देगा, जो आपको हेल्दी रहने के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ हेल्दी लाइफस्टाइल अगर बात करते हैं तो जिसमें डाइट
जो कोलेस्ट्रॉल हम लोग डाइट जो है, फास्ट फूड कल्चर जो चल रहा है, उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल भी नहीं खाना है, लेकिन अगर 7 दिन का अगर आप प्रपोर्शन देखोगे तो जिसमें अगर आप 6 दिन नॉर्मल फैट फ्री हेल्दी डाइट खाओगे, 7वें दिन यू कैन हैव सम स्मॉल पोर्शंस ऑफ फैट कंजम्पशन। लेकिन आजकल अगर कल्चर देखोगे, फूड कल्चर उल्टा हो गया है, जिसमें कि पानी की जगह कोक आ गया है, खाने चपाती रोटी की जगह पे ब्रेड आ गया है, सब्जी की जगह पे नॉनवेज आ गया है, पिज्जा बर्गर ये चीजें आ गई है, जो कि हम लोग कभी जब बचपन में थे हम तो कभी तो 6 महीने में 1 साल में मिलता था, जो कि आज डेली मिलता है। डेली। दूसरी चीज ये है कि इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑल थिंग्स। ये नहीं है कि आपको बर्गर खाना है तो आपको वहां जाना पड़ेगा। अभी फ्री होम डिलीवरी आ गई, तो पूरा जो एट योर फिंगर टिप्स एवरीथिंग इज अवेलेबल, जो कि कहीं ना कहीं आपके शरीर को नुकसानदायक हो रहा है। बियर, अल्कोहल का कंजम्पशन, कम उम्र में टोबैको च्यूइंग, कम उम्र में स्मोकिंग, ये सब चीजें अगर आप अवॉइड करोगे, डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, देन साउंड स्लीप, यही एक मूल मंत्र है आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। और यही कहीं ना कहीं आपको आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज है ये भी कम करने के लिए या अवॉइड करने के लिए हेल्पफुल रहेगी। बिल्कुल मैम, जो आपने आंकड़ा बताया बड़ा ही चौंका देने वाला आंकड़ा था, बहुत चौंकाना और बहुत डरावना भी है। बिल्कुल। जो तो ये ध्यान रखना या उसका अवेयरनेस रखना ये बहुत जरूरी है। और जैसे आपने एक चीज और मेंशन की, ज्यादा रिसोर्सेज होना भी बहुत ज्यादा हमारे लिए हानिकारक हो जाता है कभी कभी। हम लोग जब बचपन में थे तो हमें कभी तो स्वीट्स मिलते थे, बिल्कुल। आज रोज के खाने में स्वीट्स है। तो डायबिटीज का अगर आप देखोगे, कम उम्र में स्कूल गोइंग बच्चों में डायबिटीज, ओबेसिटी, ये बढ़ने के कारण क्यों है? बिल्कुल। दूसरी चीज, जब हम लोग व्हीट कंजम्पशन, हमारे इंडियन कल्चर अगर देखोगे तो व्हीट इज नॉट कल्टिवेटेड इन इंडियन कल्चर। हमारे हिस्ट्री ये है कि हम लोग जवार, बाजरा, बिल्कुल, ये इस पे हम लोग ज्यादा जीते थे। लेकिन व्हीट कल्चर जब आ गया है, ग्लूटेन ये ऐसी चीज है जो आपके शरीर में दलदल पैदा करती है। और आपका जो एरिया है, आपका डेमोग्राफिक एरिया जहाँ पे आप रहते हो, वहां पे क्या सही में ये ग्लूटेन जरूरी है, ये जानना भी हमें उतना ही जरूरी है। लेकिन आजकल ऐसे हुआ है कि ब्रेड, व्हीट का कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है, जो कि कहीं ना कहीं आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की तरफ लेके जा रहा है। तो ये सब चीजों का, दूसरी चीज आपकी टेक्नोलॉजीज इतनी बढ़ गई है कि अगर आपको दिन भर भी आप बैठे बैठे आप टीवी देखते रहते हो, जिससे आपकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं होती। पहले ये था कि आपको अगर मूवी देखना है तो आपको थिएटर तक जाना पड़ता था। आज तो आपके घर में फिंगर टिप पे आपको 10 मूवी अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं ये सभी चीजें आपको अलग अलग डिसीजेस की तरफ लेके जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये मेटाबॉलिक, आपका जो बॉडी का नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है वो कहीं ना कहीं हैम्पर करके ऐसी सब अलग अलग तरीके की बीमारियों से इंसान जूझ रहा है। मैम, अभी आपने क्लाइमेट की बात की थी कि लोग समझते नहीं है। फॉर एग्जांपल फॉरेन कंट्रीज में इतना एग्रीकल्चर नहीं होता है, तो वहां पे लोग ज्यादा ब्रेड्स और बाकी चीजों पे निर्भर रहते हैं। लेकिन इंडिया में हम लोग इतने प्रिविलेज्ड हैं कि हमारे पास हर एक प्रकार की सब्जियां अवेलेबल हैं, हर एक प्रकार का खाना अवेलेबल है, लेकिन फिर भी लोग हम कल्चर दूसरा बदलने की कोशिश में रहते हैं। वेस्टर्न कल्चर जो है वो डेमोग्राफिक एरिया के लिए जरूरी है। वहां पे 6 महीना धूप नहीं मिलेगी, वहां पे आइस पूरा रहता है, तो वहां पे उनको फूड स्टोरेज जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। वी आर ब्लेस्ड विद द वेरी गुड वेदर, हैविंग ऑल 3 सीजन्स। जो 3 प्रॉपर हमारे जो वेदर बोले गए हैं, वो ग्रीष्म ऋतु है, देन धूप काला है। तो ये सभी चीजें हमारे पास बहुत अच्छी तरीके से अवेलेबल है, लेकिन इसका हमें अवेयरनेस नहीं है कि हमें ये सीजन में ये चीजें खानी है या नहीं। हम लोग भी वही वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, बिल्कुल भी साइंटिफिकली उसका बिना सोचे समझे हम लोग वो अडॉप्ट कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ पे भी इफेक्ट दिखाता है। बिल्कुल। मैम, हमारे साथ अब एक कॉलर जुड़ रहे हैं, तो हम चाहेंगे आप उनकी समस्या का भी समाधान उन तक पहुंचाएं। बिल्कुल। हेलो। नमस्कार डॉक्टर। नमस्ते। नमस्ते। मैं सौरभ बोल रहा हूँ कोलकाता से। अच्छा, बोलिए। मेरे पिताजी को हाल ही में दिल का दौरा पड़ा और उनकी उम्र 80 साल है। ओके। तो डॉक्टर ने उनको उम्र के कारण ऑपरेशन मना किया है। बिल्कुल। तो इस हालत में क्या
हम बीवीजी के द्वारा तैयार की गई हार्ट किट ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे उम्र के हिसाब से बहुत बार ऐसे होता है कि हर पेशेंट का ऑपरेशन कर पाना मुश्किल है। जैसे कि अभी इनकी पिताजी की उम्र 80 है, हो सकता है उनको ओपन हार्ट सर्जरी या बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी ये वो सहन नहीं कर पाएंगे, ये उतना उनको रिस्क फैक्टर ज़्यादा होगा। तो ऐसे इसमें यही तो एक हमारा जो पेशेंट का जो बीवीजी लाइफ साइंस की जो हार्ट किट बनाई है, हमारे जो मैक्सिमम पेशेंट्स ऐसे ही है जिनमें रेगुलर ट्रीटमेंट देने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी इन पेशेंट में बताया गया है कि उनको ऑपरेशन नहीं कर सकते, ओल्ड एज पेशेंट है। तो ऐसे इसमें मैं बिल्कुल ये आपको 100% बताना चाहूँगी कि बिल्कुल आप एज अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट करके हमारी हार्ट किट जिसमें कार्डिक्लिन टॉनिक है और रिदवेल कैप्सूल है, ये दोनों दवाई अगर आप दोगे तो पिताजी को जो अभी जो तकलीफ कुछ हो रही होगी वो तकलीफ भी कम होने में मदद होगी। और दूसरी चीज़, अगर उनका ऑपरेशन नहीं भी हुआ तो उनकी आयु मर्यादा बढ़ाने के लिए भी बीवीजी हार्ट किट जो है वो ज़रूर हेल्प करेगी। तो आप एज अ डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट या एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट करके कार्डिक्लिन सिरप और रिदवेल कैप्सूल ये दोनों का सेवन जितने जल्दी हो सके शुरू कीजिए। मुझे वो सेवन कर दवाई देने के पहले मुझे अगर वो आपके पिताजी के रिपोर्ट्स अगर मिल जाते हैं तो मैं और अच्छे तरीके से दवाई कौन सी मात्रा में लेनी है, कितने प्रमाण में लेनी है, कितने दिन तक लेनी है, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से बता सकूंगी। तो जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है हमारी स्क्रीन पे, अगर वो नंबर पे आप मुझे कॉल करेंगे तो हम लोग ये 1-to-1 एक अच्छे से चर्चा करके पिताजी को तुरंत दवाई शुरू कर सकते हैं। क्या बीवीजी का कोलकाता में कोई सेंटर नहीं है क्या? बीवीजी का कोलकाता में अभी तो सेंटर नहीं है, लेकिन हम लोग ऑनलाइन 24/7 अवेलेबल होते हैं। हमारी वेबसाइट है। हमारे सिर्फ कोलकाता में ही पेशेंट नहीं, हमारे भारत में और भारत के बाहर भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो हमारी दवाई लेते हैं, लेकिन हम कुरियर से हर पेशेंट तक पहुंचते हैं। और हमारी टेली कंसल्टेशन जो अभी रेगुलर चल रही है, इसके कारण बहुत पेशेंट को भी फ़ायदा होता है। जहाँ पे पेशेंट को फिजिकली जो बहुत लंबे दूर रहते हैं, भारत में या भारत के बाहर दूर रहते हैं, उनको आना मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग उनसे टेली कंसल्टेशन में 1-to-1 डिस्कशन करके पेशेंट की लेटेस्ट जो हालत है, तबीयत है, उसका पूरा मुआयना करते फिर हम लोग उनको दवाई देते हैं। तो ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि अगर आप इतने दूर रह रहे हैं इसका मतलब आपको दवाई नहीं मिल सकती। बिल्कुल आपको दवाई मिल सकती है। एक हम लोग अगर टेलीफोनिक कंसल्टेशन करेंगे और बाय चांस अगर आपका यहाँ महाराष्ट्र में आना हुआ तो आप फिजिकली खुद आके पिताजी को दिखा सकते हैं। हम लोग क्लिनिकली पेशेंट को देख के भी दवाई देते हैं। तो दोनों तरीके से हम लोग आपसे जुड़ सकते हैं। तो आप उस मौके का फायदा लेके पिताजी को तुरंत दवा शुरू कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सौरभ जी। हम आशा करते हैं कि आपको आपकी समस्या का समाधान आज बीवीजी वेलनेस के इस एपिसोड में ज़रूर मिला होगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें कांटेक्ट करने के लिए। दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, यदि कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। मैम, आप चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमने समझा कि किस तरह से आपने भी हार्ट किट का नाम लिया, उसको मेंशन किया कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं हार्ट किट भी। तो क्या हार्ट किट में जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं, कार्डिक्लिन और रिदवेल, क्या इनको सिर्फ एक जिसको हार्ट की समस्या है वही व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है या कोई स्वस्थ व्यक्ति भी इसका इस्तेमाल कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा वर्षा आपने। मुझे आए दिन 1 ना 2 कॉल पेशेंट के रहती है कि मैम ये दवाई कैसे लेनी है, या हर एक ये हार्ट के पेशेंट ने लेनी है। तो मैं यही सबको यही एक सलाह देती हूँ कि हार्ट के पेशेंट के लिए तो हमारी दवाई बहुत उपयुक्त है ही। एज अ एडजुवेंट ट्रीटमेंट, एज अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट हमारी दवाई बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। हमारे पास बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं पेशेंट के जो ट्रीटमेंट के पहले और उनकी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट शुरू होते समय, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के साथ हमारी दवाई लेने के बाद के जो कुछ रिपोर्ट्स, हमारे पास पूरे केस स्टडीज है जो कि बताते हैं कि बहुत अच्छा रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट पेशेंट की हार्ट की हेल्थ में और ओवरऑल जनरल हेल्थ में भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हमें रिपोर्ट्स में भी दिखती है। तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ हार्ट के पेशेंट ने ये दवाई लेनी चाहिए। जो मरीज के या जो पेशेंट्स में हिस्ट्री है
वो मरीज के रिलेटिव्स ने एज अ प्रोफाइलैक्टिक, क्योंकि हमें पता है कि ये कहीं ना कहीं जेनेटिकली भी चलता हुआ कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज आते हैं। तो अगर ये हमें अगर अवॉइड करना है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज जेनेटिकली रन नहीं करने चाहिए इसके लिए, तो आप ये एज अ प्रोफाइलैक्टिक करके भी साल में 2 महीने के लिए आप ये दवाई बिल्कुल ले सकते हैं एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन। ये पेशेंट को जब हम दवाई देते हैं, हार्ट के पेशेंट को, तो साल में 2 महीने ये रेगुलर लीजिए, ऐसे हर साल एज अ प्रिवेंटिव करके हम लोग ये दवाई देते हैं। लेकिन अगर पेशेंट जो मरीज नहीं है, जो हार्ट का मरीज नहीं है, उनको भी अगर लेनी है तो ये आप हर 2 साल 3 साल में 2 महीने की ये दवाई बिल्कुल ले सकते हैं। इसकी शरीर में वैसे तो हानि बिल्कुल भी नहीं है, होगा तो 100% आपको एक प्रिवेंटिव करके फायदा ही होने वाला है। तो बिल्कुल आप ये जनरल इंसान भी ये दवाई बिल्कुल ले सकता है। कहने का मतलब है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एग्जैक्टली। तो इट्स बेटर आप पहले उसको प्रिवेंट कर लो ताकि आपको इलाज तक पहुंचना ही ना पड़े। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि देखिए डिसीज एक दिन में होता नहीं है, लेकिन अगर डिसीज की कहीं पे शुरुआत भी हो रही है, शुरुआत के ही दौर में अगर हम लोग दवाई लेंगे तो डिसीज बढ़ेगा नहीं, उसकी रोकथाम कम सिम्टम्स में होगी और पेशेंट को उसका ज्यादा से ज्यादा हेल्थ के लिए फायदा ही होगा। बिल्कुल। तो मैम अभी क्योंकि हमें बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो हमें मेल भेज रहे हैं उनकी समस्याओं से रिलेटेड, तो अब मैं एक मेल पढ़ना चाहूंगी, उनकी भी आप समस्या का समाधान जरूर दें। जरूर मैम। ये मेल सरिता जी का है और ये नागपुर की रहने वाली हैं। तो इनका सवाल कुछ इस प्रकार से है कि उनके जो बड़े भाई हैं उनको रिसेंटली उन्होंने एंजियोप्लास्टी कराया है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या उनको फिर से फ्यूचर में ब्लॉकेज हो सकता है? बहुत कॉमनली देखा गया ये पेशेंट्स है। देखिए रिकरेंट ब्लॉकेज ये आने वाली बहुत बड़ी समस्या कार्डियोलॉजिस्ट के लिए बिल्कुल। बहुत ऐसा अभी जो लाइफस्टाइल है ये कहीं ना कहीं इतना ड्रामेटिकली आपके शरीर पे हानि करने वाला है कि बहुत पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको एक बार एंजियोप्लास्टी हो गई है। एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी किसे बेसिकली मैं थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जहाँ पे हार्ट के ब्लॉकेजेस, जो आर्टरीज में ब्लॉकेजेस होते हैं, अगर वो 70-60% में रहेंगे और 3 मेन वेसल्स होती है, आर्टरीज होती है, जिसमें ब्लॉकेजेस आपको 60-70% मिलते हैं, तो वहाँ पे हम लोग ओपन हार्ट सर्जरी का सजेशन नहीं देते। ऐसे इसमें कार्डियोलॉजिस्ट स्टेंटिंग करते हैं, जिसे हम लोग एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। लेकिन कई पेशेंट्स में अगर ये तीनों आर्टरीज 90% से ज्यादा ब्लॉकेज है, वहाँ पे रिकैनलाइजेशन अगर नहीं होता है, वो पेशेंट्स में हम लोग फिर या कार्डियोलॉजिस्ट ओपन हार्ट सर्जरी की सलाह देते हैं। बहुत बार पेशेंट को ऐसे लगता है कि अगर एंजियोप्लास्टी हो गई मतलब अब मुझे लाइफ टाइम हार्ट अटैक होने वाला नहीं है। लेकिन अगर वो इंसान हेल्दी लाइफस्टाइल एडॉप्ट नहीं करता है या उनको फिर से खाने में चिकनाई भरी चीजें ज्यादा खाते हैं या डाइट प्रॉपर फॉलो नहीं करते, तो ऐसे इंसान को फिर से ब्लॉकेज डेवलप हो सकते हैं। बहुत बार ऐसे भी कोई पेशेंट आते हैं जिनको पहला स्टेंट डालने के बाद भी वो स्टेंट में भी फिर से ब्लॉकेज डेवलप हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये पेशेंट को फिर से ब्लॉकेज डेवलप नहीं हो सकता, बिल्कुल फिर से ब्लॉकेज डेवलप हो सकता है। तो ऐसे केसेस में ही हम लोग ज्यादा एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को कि अगर आपका रिजुविनेशन, हार्ट का रिजुविनेशन मेंटेन करना है, अगर हार्ट की हेल्थ प्रॉपर मेंटेन करनी है, तो हार्ट किट लीजिए, जो कि आपका जो ब्लॉकेज है, वो जो पैथोलॉजी हो रही है वो कहीं ना कहीं रोकेगी और ये फिर से जो रीब्लॉकेज होते हैं, ये केसेस जितने बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उस पे रोक लगाएगी। तो सरिता जी के जो भाई है, इनको हम लोग अगर हार्ट किट देंगे तो ये आइडियल पेशेंट है हमारे लिए कि इनको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है और भविष्य में हो सकता है कि इनको फिर से रीब्लॉक होने के भी हम लोग अवॉइड करने की हेल्प हमारी दवाई बिल्कुल कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। सरिता जी, हमें उम्मीद है कि आपको आपकी समस्या का समाधान आज बीवीजी वेलनेस के इस एपिसोड में मिला होगा। इसके साथ ही अगर आप हार्ट किट परचेज करना चाहती हैं, अगर आप बीवीजी के डॉक्टर से कनेक्ट करना चाहती हैं, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप संपर्क कर सकती हैं। मैम, अब हम चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो हमने हार्ट किट को भी समझा, आपने ये भी बताया कि हार्ट किट को आप एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन भी ले सकते हैं जी। तो अंततः हम चाहेंगे कि आप हमें और हमारे सभी दर्शकों को बताएं कि हार्ट अटैक के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट्स जो है वो अवेलेबल हैं। हार्ट अटैक के लिए मॉडर्न ट्रीटमेंट की अभी बहुत नए टेक्नोलॉजीज डेवलप हुए हैं। हार्ट डिसीज है या हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जो
डॉक्टर को टाइम नहीं देता है पेशेंट कि इलाज करे। ये लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है जिसमें आपको टाइमली ट्रीटमेंट मिलनी, सडन ट्रीटमेंट मिलनी बहुत जरूरी है। डॉक्टरी भाषा में हम लोग बोलते हैं जब पेशेंट हार्ट अटैक होने के बाद पहले 1 घंटे में अगर उसको ट्रीटमेंट मिलती है, दैट इज अ गोल्डन आवर फॉर दैट पेशेंट फॉर द सर्वाइवल। क्योंकि जब हार्ट अटैक होता है तो मसल को जो ब्लड सप्लाई, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होना होता है, वो ऑल ऑफ अ सडन रुक जाता है, बंद हो जाता है। तो अगर वो मसल को 3 मिनट में अगर आपको वो ब्लड ना मिले या ऑक्सीजन ना मिले तो वो पेशेंट का जो मसल है वो डेथ होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट में हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होती है, ये नहीं है कि हार्ट अटैक आपको हॉस्पिटल के बाजू में ही होने वाला है, ये कहीं पे भी हो सकता है, घर में हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, रोड चलते हो सकता है, कहीं आप सफर कर रहे हैं, कहीं पे भी हो सकता है। तो अवेयरनेस जनरल पब्लिक का होना बहुत जरूरी है कि अगर कोई पेशेंट को हार्ट अटैक हो रहा है तो हमें प्राइमरी मैनेजमेंट क्या करना है। हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो तो है ही, लेकिन तब तक पेशेंट पहुंचना बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग के कुछ मिनटों में क्या करना है? कुछ मिनटों में तो मैं वही बताऊंगी कि हमारे इसमें हमारी मेडिकल टर्म में हम लोग CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन जिसे बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ब्लड का फ्लो रुक गया है, तो हम लोग चेस्ट पे कंप्रेशन देते हैं 30 टाइम्स ऐसे, जब तक उसकी बहुत बार पेशेंट को हार्ट अटैक होने के बाद पेशेंट पल्सलेस हो जाता है, बिकॉज उनको शॉक में रहता है, बॉडी पूरी शॉक में रहती, तो पेशेंट की पल्स फील नहीं होती, उसका रेस्पिरेशन बंद हो जाता है। अगर उसका रेस्पिरेशन बंद होगा तो ऑक्सीजन जो मिल रहा है बॉडी को वह कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन, जिसमें पेशेंट को बाहर से दोनों छातियों में हम लोग, हमारी जो पाम होती है वो फिंगर से एक प्रॉपर प्रेशर देते हैं, एक 30 टाइम्स प्रॉपर प्रेशर, 1 मिनट में 30 टाइम्स का प्रेशर, ऐसे 30 टाइम्स करते हैं, जिससे माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, जिससे उसका जो रुका हुआ रेस्पिरेशन है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाए। जो ब्लड सप्लाई रुका है वो कहीं ना कहीं फोर्सफुली, हमने जो उनको बाहर से कॉम्प्रेशन दिया है उससे कहीं ना कहीं फोर्सफुली ब्लड सप्लाई शुरू हो जाए, और पेशेंट जो कॉन्शियस हुआ नहीं है या जो सुन पड़ा है वो कॉन्शियस रिगेन करे। दूसरी चीज ये होती है कि पेशेंट को लाई डाउन पोजीशन में रखिए, उसको कुछ पानी वानी नहीं पिलाना है, उसकी जो गर्दन होती है वो एक साइड में रखे, क्योंकि बहुत बार टंग जो होती है वो आपकी रेस्पिरेटरी पाइप पे जाके, क्योंकि वो पेशेंट बेहोश हो जाता है तो कंट्रोल नहीं रहता है कोई चीज का, वो टंग आपकी रेस्पिरेटरी पाइप पे जाके आपकी सांस बंद कर सकता है, तो या टंग बाइट हो सकती है। तो पेशेंट को हमेशा एक साइड में लिटाना है। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट वॉमिट करता है, क्योंकि सीवियर वॉमिटिंग, शॉक में सीवियर वॉमिटिंग हो सकती है, तो ऐसे पेशेंट में ये जो वॉमिटिंग करता है ये कहीं ना कहीं फेफड़ों में जा सकती है और वो फिर से बहुत ज्यादा जानलेवा कंडीशन है। तो ऐसे इसमें पेशेंट की जो गर्दन होती है वो एक साइड में करना, उसको कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन देना, तुरंत एम्बुलेंस को बुलाना। 911 ये हेल्पलाइन का नंबर है जो यूनिवर्सल है सब तरफ, जहां पे आपको कार्डियक पेशेंट के लिए हेल्प चाहिए, इफ यू, जैसे पुलिस के लिए हम लोग 100 डायल करते हैं, तो उसी तरह से हार्ट के पेशेंट के लिए अगर आप 911 ये जो नंबर डायल करेंगे, आपको जो पास में जहाँ पे एम्बुलेंस सेवा होगी वो आके आपको हेल्प कर सकती है, और तुरंत आपको नजदीकी डॉक्टर के पास लेके जाके ये पेशेंट को सेटल करना होता है। तो ये सब चीजें होने के लिए, जैसा मुझे तो 3 मिनट लगे, लेकिन ये सब प्रोसेस होने में हो सकता है टाइम भी लग सकता है। तो आपको ये करना है कि बहुत टाइम, बिना टाइम खर्चा किए, जितने जल्दी आप आपके मरीज को हॉस्पिटल तक पहुंचाओगे उतने जल्दी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो मॉडर्न के ट्रीटमेंट में जब पेशेंट आपके पास हार्ट अटैक का आता है तो सबसे पहले ये उनको ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं। दूसरी चीज, इनको जो ब्लड क्लॉट जमा हुआ है वो निकल जाए, वो पिघल जाए, इसके लिए दवाई शुरू करते हैं। इसी के साथ वहां पे जो स्वेलिंग हुआ है वो स्वेलिंग कम करने के लिए कुछ दवाइयां होती है वो शुरू करते हैं। तो प्राइमरी पेशेंट को जब शिफ्ट करेंगे हॉस्पिटल में तो ये लोग पहले तो मैंने जैसे बताया कि क्लॉट डिसॉल्विंग मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं, उसके साथ ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन देते हैं, जिससे कि जो ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी को कम पड़ रहा था वो कहीं ना कहीं रीजनरेट हो जाए, तो टिश्यू डेथ जो होने वाली होती है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। पेशेंट को 72 आवर्स तक ऑब्जर्वेशन में रख के
क्योंकि ये जो एक बार हुआ जो अटैक है ये फिर से डेवलप आ सकता है, फिर से शॉक में जा सकती है बॉडी, इसलिए 72 आवर्स तक पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। उसके बाद फिर कहाँ पे एक्सटर्नली हमें पता नहीं चलता है कि ब्लॉकेज कहाँ पे है या कौन सी नस में क्लॉट डेवलप हुआ है, तो इसके लिए हम लोग एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी में हमें ये पता चलता है कि एग्जैक्टली कौन सी ब्लड वेसल है जहाँ पे ब्लॉक डेवलप हुआ है या कौन सी ब्लड वेसल है जहाँ पे रप्चर हुई है। उस हिसाब से फिर एंजियोप्लास्टी करनी है या पेशेंट की ओपन हार्ट सर्जरी करनी है, वो डिसाइड होते। तो इस तरीके से अलग अलग ट्रीटमेंट, अलग अलग जो सीटी एंजियो या एंजियोग्राफी में हमें अलग अलग ट्रीटमेंट जो उसमें से कौन सी ट्रीटमेंट मोडालिटी यूज करनी है ये कार्डियोलॉजिस्ट डिसाइड करता है। बलून स्टेंटिंग करके एक ट्रीटमेंट होती है जहाँ पे स्टेंट डाला जाता है, ऑपरेशन नहीं बिना किए। तो इस तरीके से अलग अलग मॉडर्न ट्रीटमेंट भी हार्ट अटैक के लिए डेवलप है। बहुत बार अगर ऐसे भी होता है कि अगर मसल डेथ ज़्यादा हुई है तो पेशेंट को एक बार स्टेबल करके पेशेंट को वेंटिलेटर पे रेस्ट दी जाती है, उसको एक्सटर्नली उसको रेस्पिरेशन वेंटिलेटर की सहायता से दी जाती है, ताकि उसका जो मसल की जो हानि हुई है वो कहीं पे भर के निकले या कम निकले। उसके बाद फिर पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए जो कि एंजियोप्लास्टी है, इन एंजियोप्लास्टी या हार्ट सर्जरी, इसके लिए पेशेंट को फिर डिसाइड करके शिफ्ट करते हैं। तो इस तरीके से मॉडर्न की ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इसी तरीके से इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से एज एन आयुर्वेदा हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट हार्ट अटैक के लिए मॉडर्न की बिल्कुल हेल्प लेते हैं पेशेंट स्टेबल होने के लिए। लेकिन ये पेशेंट एक बार स्टेबल हो जाए, वो सब सही हो जाए, उसका हार्ट का फंक्शनिंग नॉर्मल हो जाए, उसके बाद मेंटेनेंस के लिए हम लोग हमारी आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट है वो स्पेशली हार्ट किट हमारी जो है वो हम लोग बिल्कुल पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत हमारे पेशेंट ऐसे भी है जो 7 दिन एंजियोप्लास्टी होने के 7वें दिन के बाद हमारी दवाई स्टार्ट कर देते हैं एज अ प्रोफिलैक्टिक मेडिसिन। तो आयुर्वेद की पंचकर्म ट्रीटमेंट है, हृदय बस्ती करके ट्रीटमेंट आती है जो हार्ट की स्वस्थता के लिए हेल्पफुल है। तो इस तरीके से अलग अलग मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल है। पेशेंट की कंडीशन पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी पेशेंट को इसमें से ट्रीटमेंट क्या देना है। बिल्कुल डॉक्टर अर्चना, आज आपने हमें और हमारे सभी दर्शकों को हार्ट अटैक के बारे में बताया, उसके लक्षणों के बारे में बताया और खास करके ट्रीटमेंट के बारे में भी बात की। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हृदय से संबंधित रोगों से बचाव और उपचार के लिए बीवीजी की शोध टीम ने सालों के अथक प्रयास और शोध के बाद ऐसे हर्बल उत्पाद को बनाने का प्रयास किया है जो हृदय को स्वस्थ रखने के लिए एक वरदान साबित हो सकते हैं। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में दिल की सेहत के लिए एक उम्मीद की किरण है कार्डिक्लीन और रिदवेल। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें, डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड में हमने जाना कि हार्ट अटैक क्यों होता है, इसके लक्षण क्या क्या हैं और ट्रीटमेंट इसके क्या क्या अवेलेबल हैं। और इसके साथ ही डॉक्टर अर्चना ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ शेयर की कि 911 बड़ा ही महत्वपूर्ण नंबर है। अगर आपको कोई भी कार्डियक अरेस्ट का कोई भी पेशेंट मिलता है तो आप 911 पे कांटेक्ट कर सकते हैं और तुरंत ही एम्बुलेंस के लिए अप्रोच कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमें आशा है कि जो जानकारी आज हमारी डॉक्टर ने आपके साथ शेयर की वो आपको फायदेमंद लगी होगी। अब हम आपको मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमसे जुड़े रहिए बीवीजी टीवी पर। धन्यवाद। बीवीजी वेलनेस।